हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो सीटेट दिसंबर 2024 से रिलेटेड आज हम लोग हिंदी पैडागोजी का टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और बार बार यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, और सब नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आया हुआ पेपर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, श्यामपट्ट को साफ करने का सही प्रक्रिया क्या है। मतलब श्यामपट्ट को, ब्लैक बोर्ड को किस तरह साफ किया जाता है। आप सब लोग साफ किए होंगे बचपन में, जब आप लोग स्कूल जाते रहे होंगे तो टीचर आपसे बहुत ब्लैक बोर्ड को साफ करवाया होगा। तो आप लोग बताइए ब्लैक बोर्ड को किस तरह साफ करना है। ये हिंदी में पैडागोजिकल क्वेश्चन में पूछता है सीटेड में। श्यामपट्ट को साफ करने का सही प्रक्रिया क्या है। ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, बाएं से दाएं की ओर, या फिर दाएं से बाएं की ओर। तो हमेशा ब्लैक बोर्ड को एनसीएफ जो हमारा कहता है लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी बाएं से दाएं की तरफ साफ करते हैं। ऑप्शन नंबर ग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपरेखा अनुकरण विधि है। मतलब रूपरेखा अनुकरण विधि क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए रूपरेखा हम लोग कैसे तैयार करेंगे। जब तक मान लीजिए हमको कोई फिगर बनाना है तो उसका रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे। लिख के ही ना, पेन से ही ना, किसी चौक से, किसी से, मतलब किसी चीज़ को, मतलब जब तक हम लिखेंगे नहीं उसका रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे। तो ये किससे संबंधित है, कौन सी विधि है। तो ये लेखन विधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क सही होगा। और देखिए जब भी पूछ दे उच्चारण विधि कौन सी है, तो उच्चारण विधि कौन सी है। हम बोल के ही तो किसी चीज़ को उच्चारण करेंगे तो पढ़ने से संबंधित होगा। लेकिन इसमें अनुकरण विधि में पूछा है तो लेखन, रूपरेखा अनुकरण विधि तो लेखन कौशल है। ठीक है, पढ़ने के 4 कौशल होते हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे फुल वीडियो उसका पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम से तात्पर्य है। अधिगम से क्या मतलब है। अधिगम आप लोग क्या कर, अधिगम का मतलब आप लोग क्या समझते हो। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अधिगम का तात्पर्य सीखना होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरम कक्षा 8 का छात्र है, उसका सतत आकलन करने में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है। सुंदरम कक्षा 8 का छात्र है, उसका सतत आकलन करने के लिए सबसे अधिक क्या। देखिए आकलन और मूल्यांकन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शिक्षक को शिक्षा ग्रहण कराते समय बच्चों का आकलन और मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ताकि बच्चे कहाँ सीख पा रहे हैं, कहाँ नहीं सीख पा रहे हैं, कहाँ उनसे त्रुटियाँ हो रही हैं, तो उस सब को देखा जा सके, उस हिसाब से काम किया जा सके, उस हिसाब से पाठ दैनिक गतिविधि बनाया जा सके। तो वही करा, सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। मौखिक परीक्षा लेना, जी नहीं, परीक्षा निगेटिव शब्द है। बच्चों के कभी भी परीक्षा के तौर पे नहीं उनको आंका जा सकता है। लिखित परीक्षा लेना, जी नहीं। व्याकरण, व्याकरण देखिए बच्चे के लिए व्याकरण क्या, आज कक्षा 8 के बच्चों को बारीकी व्याकरण जानना जरूरी है क्या, वो इस क्राइटेरिया में आते हैं, तो जी नहीं। तो सबसे अच्छा है बच्चों का सतत आकलन करने के लिए भाषा के प्रयोग की क्षमता, कि बच्चे भाषा अपना प्रयोग कर पा रहे हैं सही से कि नहीं, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो सतत आकलन करने भाषा प्रयोग की क्षमता चाहिए। ऑप्शन नंबर घ सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाले सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है। भाषा शिक्षण में प्रतिदिन काम आने वाले सामग्री का प्रयोग क्या कहलाता है। तो देखिए ज़्यादातर बस्ते तो रियलिया पे जाएंगे, वास्तविक वस्तुएं जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो भी हम भाषा शिक्षण को प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री, जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पेन, कॉपी, कलम, किताब, तो ये सब क्या होता है, ये वास्तविक वस्तुएं रियलिया में तो आएगा, लेकिन ये भी तो एक शिक्षण सामग्री है। जैसे कि हो गया डिजिटल बोर्ड हो गया, तो ये भी तो एक शिक्षण सामग्री है, नहीं ये सारा आ जाएगा शिक्षण सामग्री में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे रियलिया का ही करेंगे, लेकिन रियलिया भी तो एक शिक्षण सामग्री है, तो ऑप्शन नंबर ग ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र किसे समुन्नत करने के लिए कहती है। एनसीएफ, एनईपी, ये सब त्रिभाषा सूत्र में क्या कहा है। वो त्रिभाषा सूत्र में कहा है कि पहले भाषा मातृभाषा होनी चाहिए, मातृभाषा।
दूसरा भाषा उनका होना चाहिए अंग्रेजी। और तीसरा भाषा कोई मॉडर्न लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे कि मॉडर्न लैंग्वेज में देखिए ज़्यादातर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ यही सब आता है। तो मॉडर्न लैंग्वेज मतलब तो मातृभाषा मतलब कोई भी भाषा, मातृभाषा जैसे साउथ का बच्चा है तो अपनी अपनी मातृभाषा बोलेगा। नॉर्थ का बच्चा है, जैसे हम लोग की भाषा हिंदी है तो मातृभाषा हिंदी है तो हम लोग मातृभाषा हिंदी ही बोलेंगे, ज़्यादा बोलना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे। जो साउथ के बच्चे हैं वो लोग अपना मातृभाषा बोलना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र का मतलब यही बताया, मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा और मॉडर्न भाषा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछता है भारत की शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र किसे समुन्नत करने के लिए करता है? बहुभाषा शिक्षा को जी नहीं, एक भाषिका शिक्षा को जी नहीं, हिंदी पर मुख्य बल देता है हुए द्विभाषा शिक्षा को जी नहीं। किसी भाषा पे बल नहीं देना, क्योंकि कोई भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं होती है, राजकीय भाषा होती है, हमेशा याद रखिएगा। हमारे देश का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है कि पर्टिकुलर एक भाषा है उसको सबको बोलना अनिवार्य है। जी नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना मातृभाषा है, सब अपने मातृभाषा में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं है हमारा, राज्य भाषा है। ठीक है, राज्य भाषा है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज में नहीं गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर घ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 6 था, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। ये टाइपिंग में एरर आ गया है। भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देख लीजिए, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन नहीं सही है। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है, बिल्कुल सही है जी। देखिए, अंग्रेजी राजकीय भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा है। तो ये तो सही है, लेकिन निगेटिव क्वेश्चन पूछे तो हमको निगेटिव ही आंसर ढूंढना है। याद रखिए, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा निगेटिव क्वेश्चन करके पूछता है। फिर एक ख नंबर, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में के अनुसार 22 भाषाएं हैं जी, बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा दिया गया है हमारे। फिर दिया है संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, जी नहीं। यही नहीं है, ये गलत है, तो गलत का भाई निगेटिव का भाई निगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर संस्कृत आधुनिक भाषा नहीं है, वो क्लासिकल भाषा है, शास्त्रीय भाषा है, न कि आधुनिक भाषा है। हमारे देश का देखिए, हमारे देश में कोई राज्य भाषा नहीं है, राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। हमारे देश में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है कि हमारे देश का पूरा पार्टिकुलर एक ही भाषा बोलना है। तो संस्कृत आधुनिक भाषा में नहीं आएगा, ये क्लासिकल भाषा में आएगा, क्लासिकल लैंग्वेज में, शास्त्रीय भाषा में। तो यही दिया है संस्कृत आधुनिक भाषा, यही गलत है, तो गलत का भाई गलत, यानी ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो बताइए, जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, तो उसका मुख्य गुण क्या होता है? विचार या सोच का केंद्रीकरण। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु बच्चा देख लेता है तो उसके में तर्क करने की इतनी क्षमता नहीं होती है। अब वो चीज़ों को देख के उसका धारणा अपने दिमाग में केंद्रित कर लेता है, बना लेता है। तो इसका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का वो होगा विचार या सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, अमूर्त सोच चिंतन ये चौथे स्टेज में होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अमूर्त सोच विकसित करने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विभाषा को कक्षा में एक अध्यापक टीचर ने स्वास्थ्य ही धन, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं भी इस चीज़ को एग्री करती हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य सही है तो आदमी अच्छे से जी लेगा। अच्छा ये बताइए, आपके पास दुनिया भर का पैसा, आपका स्वास्थ्य नहीं सही है तो क्या मतलब उस पैसे का? तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। पर ऑडियो रिकॉर्ड सुनाई, उसके बाद अपने कार्य को पत्रक वर्कशीट बांटी और कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाएं। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को किस योग्य बनाना है बताइए। टीचर क्या करना चाहता है? स्वास्थ्य की ही धन है, पर ऑडियो सुनाई और इससे वो क्या विकसित करना चाहता है? तो वो विकसित करना चाहता है, देखिए, स्वास्थ्य पर पाठ का श्रवण करें, जी नहीं। विद्यार्थियों को कार्य में संलग्न किया जाए, जी बिल्कुल। संलग्न मीन्स जोड़ा जाए, उस कार्य के स्वास्थ्य ही धन है। ऑडियो सुनाकर उस क्या कह रहा है टीचर, क्या करना चाहता है? विद्यार्थियों को उस कार्य के प्रति जोड़ना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है। ये किसके द्वारा अनुशंसित किया मतलब अनुशंसित है। तो देखिए, विद्यार्थियों को समृद्ध भाषा सॉरी विद्यार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियाँ, देखिए जब तक आप लोग कोई काम नहीं करेंगे तो आपसे गलतियाँ क्या होगा। बहुत लोग करते हैं, जब देखो तब इससे गलतियाँ होती रहती हैं, गिराती रहती है, चीज़ों को तोड़ती फोड़ती। भाई वो 24 घंटा काम कर रही है तो वो जाहिर सी बात है उससे गलती होगा। और जो काम ही नहीं करेगा, बेड पे बैठा रहेगा, चेयर पे बैठा रहेगा, उससे क्या मतलब है। तो वही जैसे बच्चों के लिए भी वही होता है। मान लीजिए अगर बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है तब तो उसमें गलतियाँ कर रहा है, इसका मतलब है कि अधिगम हो रहा है। जब बच्चे से गलतियाँ होने लगी इसका मतलब वो चीज़ों को सीख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, उसका अधिगम नहीं हो पा रहा है। तो ये कौन कहा है, तो ये कहे हैं संज्ञानात्मकवादी लोग। और व्यवहारवादी जो होते थे वो रटने पे जोर देते थे, जो आज के समय में सीटेट में गलत माना जाता है, क्योंकि बच्चों को रटाना नहीं है, चीज़ों को समझाना है। समझ में आया। तो ये संज्ञानात्मकवादी कहे हैं, मानवतावादी नहीं कहेंगे, ये निगेटिव टैग वर्ड है। मनोविश्लेषणात्मकवादी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, अपने विद्यार्थी को पाठ सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले दोस्तों कर लीजिए, पठन से संबंधित सरसरी पठन, गहन पठन, विस्तृत पठन, बारीकी पठन। पठन जाके मेरे चैनल पे देखिएगा, इससे फुल वीडियो रिलेटेड पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सीटेट के एग्जाम में कभी सरसरी पठन तो कभी गहन पठन, तो विस्तृत पठन, बारीकी पठन, अलग अलग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। तो इससे पूरा वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड पूरा टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मान लीजिए हम कह रहे हैं पाठ सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा, तो क्या करना चाहता है। मान लीजिए आपको सीटेट का एग्जाम देना है, तो आप किस तरह से पढ़ेंगे कि आप अच्छे से पढ़ लें। अगर आप सरसरी तौर पे पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल सीटेट पास नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से हम पढ़े कि अच्छे से हमारा सीटेट अच्छे नंबर से पास हो जाए, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा गहन पठन। चीज़ों को, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को अच्छे से हमको समझना होगा, ताकि हम उस सीटेट के एग्ज़ाम को बढ़िया नंबर से पार कर सकें। ठीक है। विस्तृत पठन, जो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं उनके लिए विस्तृत पठन मायने रखता है। बारीकी से पढ़ना जी नहीं होगा, गहन पठन होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका पालन पोषण कैसे गांव में हुआ जहां सभी लोग हिंदी बोलते थे और आपने यह भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख लिया। तो जो भाषा विद्यालय बिना गए सीख लिया जाता है उसे कौन सा कहा जाता है, भाषा अर्जन कहा जाता है। अर्जन, भाषा अर्जन। और ये भाषा अधिगम और अर्जन बहुत बार सीटेट एग्जाम में पूछता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाषा अधिगम और अर्जन से क्वेश्चन ना पूछे। तो इसका भी फुल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, अधिगम और भाषा अर्जन। आप लोग जाके अच्छे से देख लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में मेरी तरफ से लिख के ले लीजिए कि क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो जो शिक्षा, जो भाषा हम घर पे ग्रहण कर लेते हैं, अपने आसपास पड़ोस के लोग, घर के लोगों से, उसे भाषा अर्जन कहते हैं। जो भाषा हम स्कूल पे जाके सीखते हैं उसे भाषा अधिगम कहते हैं। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, आप पालन पोषण कैसे गांव में हुआ है जहां सभी लोग हिंदी बोलते थे और यह भाषा बिना विद्यालय गए सीख ली। बाद में आप विद्यालय गए और अपने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी सीखें। अब आप अंग्रेजी भाषा प्रवाह के साथ बोलते हैं। मतलब सीखने के बाद, अधिगम करने के बाद अब अंग्रेजी भाषा को किस तरह पूरा अच्छे से बोल लेते हैं, प्रवाह से बोल लेते हैं। अब आपकी प्रथम भाषा कौन सी है, तो देखिए, अगर आप लोग मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा है जहाँ पैदा होता है, मान लीजिए अगर वो यूपी में पैदा हुआ और वो चला गया दिल्ली, मुंबई, कहीं भी रहने चला गया, उसका दूसरा घर मुंबई, मान लीजिए वो मुंबई चला गया, उसका दूसरा घर मुंबई चला गया, तो वो अगर क्वेश्चन पूछे तुम्हारा पहला घर कौन सा है, तो वो मुंबई थोड़ी ना कहेगा। मान लो जहाँ पैदा हुआ उसका पहला घर वही होगा। तो जिस भाषा को बच्चा पहले सीखा, जैसे कि क्वेश्चन के हिसाब से उसके गांव की भाषा हिंदी थी, तो बच्चा जब हिंदी सीखा पहला, तो भले का इंग्लिश अच्छे से बोल रहा है लेकिन उसकी पहली भाषा हिंदी ही मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण समक्रमिक और अतुल्यकालिक
ऑनलाइन शिक्षा अवसरों की उपलब्धता देता है। देखिए, जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, अतुल्यकालिक न्यू क्वेश्चन पूछा गया था। तो अतुल्यकालिक का मतलब होता है जिसका आंसर तत्काल में ना मिले। जैसे कि मान लीजिए अब अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं लाइव क्लासेस में, तो आप लोग कुछ भी पूछोगे या फिर आप लोग फ़ोन किसी को किए तो पूछे हेलो तुम कैसे हो, तो तुरंत दर से उत्तर आता है, तो वो तुल्यकालिक हो जाता है। लेकिन अतुल्यकालिक में आंसर तुरंत नहीं मिलता है। मान लीजिए आप लोग कोई चिट्ठी लिख कर दिए, तो उस चिट्ठी का आंसर आते आते एक आध हफ्ते तो लग ही जाएंगे, तो वो अतुल्यकालिक होता है। तो यह ऑनलाइन शिक्षा अवसरों की उपलब्धता देता है। तो देखिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर तो पैडलेट होगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, तो इसको बाद में देख लेंगे हम लोग। शॉर्ट वीडियो में हम इसका आंसर आप लोग को अच्छे से बता देंगे। तब तक इसका आंसर आप लोग पैडलेट ही मानिएगा, क्योंकि ये तीनों तो हमें नहीं लग रहा है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रदूषण टॉपिक पर पाठ्य योजना तैयार करते समय आपका पहला चरण क्या होगा? देखिए, कितने लोग आप लोग लेसन प्लान तैयार किए थे, बताइए कमेंट में। आप लोग जरूर लिख के भेजिए कौन कौन सा लेसन प्लान आप लोग तैयार किए थे, कैसे कैसे बच्चों को गए थे आप लोग स्कूल में ट्रेनिंग देने, तो बताइएगा। तो देखिए, दिया है प्रदूषण टॉपिक पर पाठ्य योजना तैयार करते समय आपका पहला चरण क्या होगा। तो देखिए, आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, आप लोग का कोई उद्देश्य है तभी तो पढ़ रहे हो, आप लोग का कोई एम है तभी तो पढ़ रहे हो आप लोग। तो पाठ्य योजना तैयार करते समय आप लोग उस जो पूरा पाठ आप लोग पढ़ा लोगे बच्चों को, तो उसका क्या मतलब होगा, क्या उद्देश्य होगा, बच्चों को बताना है ना। तो पाठ्य योजना तैयार करते समय पहला चरण क्या होता है, उद्देश्य बनाना। पहले उद्देश्य हम बना लेंगे कि इसका पूरे का मतलब क्या निकलने वाला है, क्या उद्देश्य होने वाला है, तब फिर हम उस लेसन प्लान को बच्चे तक पेश करेंगे। तो पाठ्य योजना तैयार करते समय पहला चरण क्या है, उद्देश्य बनाना। तो आज का 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच करने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज में ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है, और हम इस तरह से क्वेश्चन लेते हैं कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।